में हमने पढ़ा औरंगजेब के पश्चात जो मुग़ल शासक हुए उनके बारे में। तो औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा और इसी के साथ साथ अन्य जो शासक जिसमें के विशेष तौर पर जिन जिन शासकों ने शासन किए उनमें बहादुर शाह प्रथम हो गया। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, रफ़ी उद ज़रात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला और इसी के साथ साथ इसके पश्चात अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और फिर बहादुर शाह द्वितीय। इन सब ने 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया। अधिकतर शासक ऐसे थे जो कि अयोग्य साबित हुए। मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में जिसने भाग लिया था लेकिन असफल रहा, उसको देश निकाला दे दिया गया, रंगून भेज दिया गया और वहीं 1862 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई और मुग़ल वंश का अंत हुआ। लेकिन हम बात करेंगे कि मुग़ल वंश का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ, ऐसे कौन से कारण थे जिसके अंतर्गत एक विस्तृत, एक सुदृढ़ जो मुग़ल साम्राज्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसके बारे में आज हम लेंगे। मुग़ल वंश के पतन के लिए दो प्रकार के कारण जो हैं वो उत्तरदायी माने जाते हैं। एक वो कारण जिनके लिए जो औरंगजेब है वो उत्तरदायी था और दूसरे वो कारण जिनके लिए औरंगजेब का उत्तरदायित्व बिल्कुल भी नहीं था। तो इस प्रकार के दो कारण जो हैं हम लेंगे कि इन दो कारणों के अंतर्गत मुग़ल वंश का पतन हुआ। तो मुग़ल वंश के पतन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब के कारण जो पतन हुआ उसमें सबसे पहले है उसकी जो नीतियाँ, जिसमें उसकी धार्मिक नीति जो है सबसे पहले आती है। आपने पढ़ा कि औरंगजेब अत्यधिक धर्मांध था और धर्म के अंतर्गत उसने क्या किया कि दूसरे जो धर्म थे उनके धर्मों के लोगों के ऊपर अत्याचार किए और इसी के तहत ना तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता थी और ना ही अन्य प्रकार की। उसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने हिंदुओं के बहुत से जो धार्मिक स्थल थे या मंदिर थे या मूर्तियां थी उनका विध्वंस किया। लोग उसकी इस धार्मिक नीति से नाराज हुए और इसके वजह से क्या हुआ कि विद्रोह किए गए, लोगों ने विरोध किया और मुग़ल वंश का पतन हुआ। दूसरा कारण था औरंगजेब का शक्की या संदेहशील स्वभाव। औरंगजेब का जो स्वभाव था बड़ा ही शक करने वाला स्वभाव था, संदेहशील स्वभाव था। उसको किसी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि उसके जो अपने बच्चे थे उनके ऊपर भी वो विश्वास नहीं करता था। और इससे पहले भी आपने पढ़ा कि जब वो गद्दी पर नहीं बैठा था तो अपने भाइयों के प्रति भी उसका जो था वो अच्छा व्यवहार नहीं था। तो उसके संदेहशील स्वभाव के कारण उससे बहुत से उसके परिवार के सदस्य और अन्य जो लोग थे वो दुखी थे और इसी वजह से वो उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और आगे चलकर मुग़ल वंश का पतन हुआ। तीसरा है उसकी दक्षिण की नीति। दक्षिण भारत के प्रति जो उसने नीति अपनाई, ये कहा जाता है कि जो औरंगजेब था उसने अपने जो जीवन था, जीवन काल के 25 वर्ष उसने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ लड़ाई में व्यतीत किए और फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। गोलकुंडा, बीजापुर, मराठा इत्यादि के साथ उसने जो है अपना समय, कीमती समय नष्ट किया। तो दक्षिण की नीति के अंतर्गत क्या हुआ कि उत्तर भारत में के विभिन्न भागों में विद्रोह फैल गए और जैसे कि राजपूताना में राजपूतों ने, पंजाब में सिखों ने, बुंदेलखंड में बुंदेलों ने,
इसके अतिरिक्त नारनौल में सतनामियों ने, भरतपुर में जाटों ने विद्रोह के झंडे जो थे गाड़ दिए। और ये दक्षिण की नीति के कारण हुआ, क्योंकि वो उत्तर की तरफ, उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे पाया। तो उसकी दक्षिण की नीति के कारण क्या हुआ कि जब वो वापस लौट रहा था दक्षिण भारत से 1707 को, तो बुरहानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसको राजधानी पहुंचना भी नसीब नहीं हो सका। तो इसमें भी औरंगजेब का ही उत्तरदायित्व था। उसके कारण जो है मुगल वंश का पतन हुआ, क्योंकि उसके पश्चात मुगल जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। फिर है युद्धों में उलझे रहना। युद्धों में ही ज़्यादातर समय उसका जो है व्यतीत हुआ है। कभी राजपूतों के साथ, कभी मराठों के साथ, कभी दक्षिण की रियासतों के साथ, कभी अपने भाइयों के साथ युद्धों में वो उलझा रहा। किसी प्रकार के कोई सुधार भी नहीं कर पाया, और इसलिए भी मुगल वंश के पतन में उसकी ही जिम्मेदारी रही है। फिर है रिक्त कोष या खाली कोष। उसका जो कोष था, खजाना था, वो बिल्कुल खाली था। एक तो लगातार वो युद्धों में उलझा रहा। उसके पिता ने भी उसको एक प्रकार से खाली ही जो कोष था वो दिया था, क्योंकि शाहजहां ने बहुत से भवनों का निर्माण करवाया था। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब का ज़्यादा उत्तरदायित्व था और मुगल वंश का पतन हुआ। फिर अगला है निरंकुश शासक। औरंगजेब अत्यधिक निरंकुश शासक था, हठी था, अभिमानी था। और इसी के अंतर्गत उसको लगता था कि जो कुछ भी है वो इस्लाम में ही है, और उसके इसी के अंतर्गत उस दूसरे धर्मों के लोगों पर भी वो विश्वास नहीं करता था। तो उसकी वजह से मुगल वंश का पतन हुआ। तो ये तो थी औरंगजेब की जिम्मेवारी या औरंगजेब का उत्तरदायित्व। दूसरा लेंगे हम अन्य कारण। औरंगजेब के साथ साथ अन्य कारण भी उतने ही उत्तरदायी हैं मुगल वंश के पतन के लिए जितना कि औरंगजेब। तो पहला है कमज़ोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के पश्चात लगभग 10 या 11 मुगल शासकों ने शासन किया, लेकिन सब के सब कमज़ोर और निकम्मे साबित हुए। वो मुगल वंश को पतन से रोक नहीं पाए, और इसलिए भी मुगल वंश का अंत हुआ। दूसरा, उत्तराधिकार का नियम ना होना। कोई नियम नहीं था उत्तराधिकार का कि सम्राट या बादशाह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठेगा। और इस प्रकार का जो उत्तराधिकार का नियम नहीं था, इसके कारण क्या हुआ कि ये भाई जो थे आपस में ही लड़ पड़े। हम जैसे कि देखें तो जहांगीर के समय में उसके जो भाई थे खुर्रम, खुसरो इत्यादि के बीच में इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा थी वो चली राजगद्दी को प्राप्त करने की। शाहजहां अभी जीवित ही था कि उसके जो बेटे थे, चारों बेटों के बीच में युद्ध हुआ। उसी प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भी उत्तराधिकार संबंधी जो युद्ध था वो हुआ, और इसके कारण भी क्योंकि आपस में ये उलझे रहे तो मुगल वंश का पतन हुआ। फिर अगला है मुगल सरदारों की चरित्रहीनता। मुगल सरदार जो थे चरित्रहीन थे, उच्च चरित्र के वो मालिक नहीं थे। और उनकी चरित्रहीनता के तहत यदि हम शुरू के दौर की बात करें, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के जो अमीर थे, बैरम खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां, रहीम खां, एतमादुद्दौला, महाबत खां, आसफ खां इत्यादि जो थे, ये सारे के सारे योग्य थे। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राटों की चरित्रहीनता के कारण उनके जो सरदार थे वो भी नैतिक, उनका जो पतन था वो हुआ, विलासी और आलसी बन गए। परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शक्ति जो थी समाप्त हो गई उनकी, और इसी के फल स्वरूप मुगल वंश का जो है आगे चलकर पतन हुआ। फिर अगला है अमीरों के षड्यंत्र। जो अमीर थे उन्होंने औरंगजेब के पश्चात कुछ चालें चलनी शुरू कर दी, षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और इसी के तहत ही जैसे कि हम देखें तो मुगल सम्राटों के शासनकाल में अमीर वर्ग दो दलों, तुरानी यानी कि सुन्नी मतावलंबी और ईरानी शिया मतावलंबी में बंट गया। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य को भारी हानि उठानी पड़ी। सैयद भाई तो इतने शक्तिशाली हो गए बाद के समय में कि सम्राट निर्माता बन गए।
जो मुग़ल बादशाह थे वो उनके हाथों की कठपुतली बन गए, नामात्र के बादशाह रहे और इसी की वजह से भी मुग़ल वंश का जो है पतन हुआ। फिर है विस्तृत साम्राज्य। सही बात है कि मुग़ल जो साम्राज्य था बहुत ही विस्तृत था और इस विस्तृत साम्राज्य को संभालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बाद के जो मुग़ल शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे और उनके समय में एक-एक करके जो राज्य थे वो स्वतंत्र होते चले गए और इसलिए भी मुग़ल वंश का पतन हुआ। फिर है जल सेना की उपेक्षा। सही बात है कि जल सेना उनके पास थी नहीं, क्योंकि एक ऐसा समय था जबकि बाहरी जो शक्तियाँ थी, विदेशी जो ताकतें थी वो भी भारत में प्रवेश कर रही थी और समुद्रिक रास्ते से, मार्ग से भारत में आ रही थी। तो भारत के पास ऐसी कोई ताकत या शक्ति नहीं थी सामुद्रिक तौर पर जो कि इन ताकतों को, शक्तियों को रोक पाती और इसलिए भी मुग़ल वंश का जो है आगे चलकर पतन हुआ। फिर है मुग़लों का विदेशी होना। मुग़ल विदेशी थे, भारतीय तो वो थे ही नहीं, बाबर तो फ़रगाना से आया था और मुग़ल विदेशी थे, इसलिए भारतीय उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनका पतन हुआ। फिर नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, 1739 ईस्वी को दिल्ली को बुरी तरह से लूट लिया और इसी के साथ साथ क्या किया, नादिर शाह ने जो शाहजहां ने एक तख्ते ताउस बनाया था उसको भी वो उठाकर ले गया, कत्लेआम किया दिल्ली में। मोहम्मद शाह जो शासक था उसको पराजित किया, 70 करोड़ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ बहुत सा धन भी लूट कर ले गया और इस तरह से क्या हुआ कि उसके आक्रमणों से अफ़गानिस्तान मुग़ल साम्राज्य से कट गया, सम्राट का बहुत अपमान हुआ। उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 69 के बीच में बार बार भारत पर आक्रमण किए और मुग़लों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। फिर अगला है प्रांतीय सूबेदारों का स्वतंत्र होना। बिल्कुल प्रांतीय जो सरदार थे वो भी आगे चलकर स्वतंत्र हो गए। क्या हुआ कि अमीरों की जो दल गुटबंदी थी या दलबंदी थी वो बढ़ती जा रही थी, उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। ईरानी, तुरानी, अफ़गान, राजपूत, मराठे अमीर जो थे अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। अमीरों ने जर्जर होते मुग़ल साम्राज्य को बचाने के साथ उसके पतन की प्रक्रिया की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद में, सआदत खान ने अवध में, अली वर्दी खान ने बंगाल में, राजपूतों ने राजपूताना में, रोहेलों ने रोहेलखंड में, सिखों ने पंजाब में, मराठों ने महाराष्ट्र में अपने स्वतंत्र राज्य का अपने अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए और इस प्रकार अमीरों ने जो एक प्रकार से जो अमीर थे मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए वो भी उत्तरदायी माने जाते हैं, यानी कि जो प्रांतीय सूबेदार थे उनकी स्वतंत्रता भी मुग़लों के लिए पतन का कारण साबित हुई। और नेक्स्ट है यूरोपियन शक्तियों का आगमन। एक ऐसा समय था जब भारत में यूरोपियन ताकतों का आगमन हुआ। 17वीं शताब्दी में कई यूरोपियन जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भारत में जो कि व्यापार करने के लिए आए थे। इन सब का प्रारंभिक उद्देश्य था अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना, लेकिन भारत की अस्थिर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इनके मन में लालच उत्पन्न हो गया और इसी के तहत ये भारत में साम्राज्य स्थापना के सुनहरे स्वप्न को देखने लगे। इनमें से अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया कि अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को पराजित करके भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की और इसके कारण भी मुग़लों का पतन हुआ। हालांकि मुग़ल शासकों ने विरोध किया इसका बाद के समय में, लेकिन सफल नहीं हुए। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफ़र ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया देश और उनको देश निकाला दिया गया। रंगून जो कि बर्मा की राजधानी थी वहीं पर उनकी
बाद में मृत्यु हो गई और इसी के साथ मुगल वंश का पतन हो गया। तो ये थे मुगल वंश के पतन के कारण।